नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले घर वापसी की कोशिश तेज। दिल्ली में सचिन पायलट ने राहुल और प्रियंका से की मुलाकात। वहीं पायलट ने दोनों के सामने रखा अपना पक्ष। सोनिया गांधी ने सीएम गहलोत से की बात। पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा गहलोत से मिले। मुलाकात के बाद बोले, अशोक गहलोत हमारे मुखिया, दूर हुई नाराजगी। मुख्य है, परिवार में किसी व्यक्ति की नाराजगी होती है, कोई एक दो टाइम खाना नहीं खाता, तो हमने एक महीने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी। अब वो नाराजगी हमारी सब दूर हो गई। वहीं यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले पर जताई आपत्ति। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करना नियमों के खिलाफ। बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। बाढ़ के हालात की ली जानकारी। नीतीश कुमार ने नेपाल पर सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। और रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। मीडिया ट्रायल को लेकर जताई आपत्ति। पटना में केस दर्ज करने को बताया सियासी स्टंट। तो राजस्थान विधानसभा के प्रस्तावित सत्र से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद राज्य में चल रही सियासी उथल-पुथल थमने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के आवास पर इस मुलाकात में करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई और सचिन पायलट ने पार्टी के राहुल और प्रियंका के सामने अपना पक्ष रखा और फिर दोनों ने उनकी चिंताओं के समाधान का भरोसा दिलाया। सूत्रों से ये खबर है कि सुलह के किसी फॉर्मूले पर सहमति अभी नहीं बनी है और सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पायलट की मुलाकात सकारात्मक संकेत हैं और अब मामला सुलझने की संभावना प्रबल हो गई है। बता दें कि 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत साबित करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत करने और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पदों से हटा दिया था। और वहीं सचिन पायलट की दिल्ली में राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात की। सोनिया गांधी ने राजस्थान के राजनीति की जानकारी ली। और वहीं दिल्ली में सचिन पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। वहीं जयपुर में बागियों में शामिल विधायक भंवरलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की और बताया जा रहा है कि भंवरलाल शर्मा के साथ उनके 6 अन्य बागी विधायक भी थे। सीएम से मुलाकात के बाद भंवरलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत हमारे नेता हैं और वही सीएम रहेंगे। भंवरलाल शर्मा का नाम विधायक खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो क्लिप में आया था। अशोक गहलोत से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी एक साझा परिवार है और अशोक जी गहलोत के मुखिया है। परिवार में किसी व्यक्ति की नाराजगी होती है, कोई एक दो टाइम खाना नहीं खाता, तो हमने एक महीने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी। अब वो नाराजगी हमारी सब दूर हो गई। पार्टी सामूहिक रह के अपना कार्यक्रम करेगी, जो वादा जनता से किया पूरा करेंगे। मेरे विकास कार्यों को लेकर कुछ शिकायत थी, वो निश्चित तौर से पूरी हो गई। वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पुनिया ने फेयरमाउंट और सूर्यगढ़ होटल के खर्चे का हिसाब राज्य सरकार से मांगा। वहीं साथ ही उन्होंने सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा भी मांगा। एक तो 31 दिन का ऑडिट होना चाहिए जनता की अदालत में। अशोक गहलोत जी को जो भाषण दिए उसका हिसाब और कुल मिलाकर फेयरमाउंट और सूर्यगढ़ इनके का खर्चे का हिसाब तो बता ही देना चाहिए। और मान लीजिए एकता हो गई, खुशी की बात है, तो अब काम करो। और उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर सीपी जोशी से विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की। ये मुलाकात स्पीकर सीपी जोशी के सरकारी आवास पर हुई। मुलाकात के बाद डोटासरा ने मीडिया से बात की। डोटासरा ने कहा कि हम विधानसभा सत्र में शांतिपूर्ण चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में राजस्थान की जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
डोटासरा ने कहा कि कोरोना और राजस्थान के विकास की चर्चा होनी चाहिए और इस बैठक में उप सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। बता दें कि 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें अशोक गहलोत शक्ति परीक्षण भी कर सकते हैं। 14 तारीख से आहूत हुआ है और हम आज यहाँ जयपुर आए तो माननीय अध्यक्ष जी से, हमारे सचेतक जी और माननीय संयम लोढ़ा जी, हम सब ने चर्चा की है कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक सदन चले, राजस्थान की जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, कोरोना पे चर्चा हो, गरीब मजदूर जिसके खाने की दिक्कत हो, उसके पीड़ा हो, उसकी चर्चा हो, राजस्थान के विकास की चर्चा हो। और जिस प्रकार से पूरे देश में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कोरोना के मामले में बहुत अच्छा कर रही है और जो अच्छे अच्छे फैसले किए हैं उनके ऊपर चर्चा हो और उसमें कोई कमी खामी अगर विपक्ष बताए तो उसके ऊपर उसकी समस्या का समाधान हो। वहीं राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी विधायक की याचिका पर 6 विधायकों द्वारा अलग से दायर याचिका के साथ मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और वहीं इन 6 विधायकों ने अलग से दायर अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले को ट्रांसफर करने की अपील की है। दिलावर ने अपनी याचिका में बीएसपी विधायकों को पार्टी व्हिप का कथित उल्लंघन करने के कारण अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है। वहीं विधायक संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीना, जोगेंद्र आवना और राजेंद्र गुथ 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन सितंबर 2019 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इन विधायकों ने पिछले साल 16 सितंबर को अपने विलय के बारे में एक आवेदन किया था और 2 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। और वहीं कांग्रेस ने राजस्थान हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी विधायकों को अपना बताया है। साथ ही कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट में पक्षकार बनने के लिए ये प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विलय को मंजूरी दी है, ऐसे में अब विधानसभा में बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने हाईकोर्ट से अपील की है कि कांग्रेस का पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला ना दिया जाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्य सचेतक को पक्षकार बनाने की गुहार कोर्ट से लगाई है। आपको बता दें, एडवोकेट वरुण के चोपड़ा और शाश्वत पुरोहित ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। बढ़ते आगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने EIA 2020 ड्राफ्ट को देश की सबसे बड़ी लूट बताया है, साथ ही इसे वापस लेने की मांग भी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि EIA 2020 ड्राफ्ट का मकसद साफ है, #लूट ऑफ द नेशन। ये एक और खौफनाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के मित्रों के लिए क्या क्या करती आ रही है। EIA 2020 draft must be withdrawn to stop #loot of the nation and environmental destruction। वहीं केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 मसौदा यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020, जिसे EIA 2020 कहा जाता है, इस ड्राफ्ट के जरिए सरकार कंपनियों के लिए पर्यावरण से जुड़ी क्लियरेंस को आसान बनाने जा रही है, ताकि कंपनियों को पर्यावरण से जुड़ी क्लियरेंस लेने की जरूरत ही ना पड़े। और इसके लिए सरकार ने परियोजनाओं को उनके आकार, क्षमता के आधार पर 3 श्रेणियों यानी कि A, B1 और B2 में बांटा है, जिसमें A और B1 श्रेणी के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से पर्यावरण की मंजूरी लेना जरूरी होगा। वहीं B2 कैटेगरी की परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों से मात्र पर्यावरणीय अनुमति की जरूरत होगी। समिति के सामने पेश किए जाने जैसी कोई बाध्यता नहीं होगी। और यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि श्रेणी B2 और B1 की कुछ परियोजनाओं को पब्लिक कंसल्टेशन की प्रक्रिया की जरूरत भी नहीं होगी। खास बात यह है कि पर्यावरण मंजूरी, सार्वजनिक परामर्श जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से जिन परियोजनाओं को छूट मिली है, उसमें रासायनिक विनिर्माण और पेट्रोलियम उत्पाद, सिंचाई, भवन निर्माण, अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के नवीनीकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार या निर्माण और वहीं राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी परियोजनाएं शामिल हैं।
और इस ड्राफ्ट का देश के तमाम पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण और लोगों की स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पर्यावरणविदों का कहना है कि इस प्रस्तावित ड्राफ्ट के लागू होने के बाद दिल्ली का औसत तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहां पर यह भी बता दें आपको कि ड्राफ्ट पर सरकार ने 30 जून तक लोगों के विचार मांगे थे और जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है। और वहीं पर्यावरण प्रभाव आंकलन मसौदे के खिलाफ कांग्रेस ट्विटर पर लूट ऑफ द नेशन मुहिम चला रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे देश के संसाधनों का दुरुपयोग होगा और ये ड्राफ्ट सरकार को वापस लेना चाहिए। पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन होना जरूरी है, पर वो कैसे संतुलन लाया जाए, और ये संतुलन में जो कभी कभी वाद विवाद खड़ा हो जाता है, कभी कभी आपको ये चुनना पड़ता है, विकास चुनना पड़ता है या पर्यावरण संरक्षण चुनना पड़ता है, उसकी बात तो नहीं होती है। सो आई थिंक वॉकिंग द टॉक इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिंपली saying we are committed to environmental protection, which is the routine slogan that is used by those in power today. बढ़ते हैं आगे। देश के कई राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। वहीं साथ ही बाढ़ के स्थायी हल ढूंढने, वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री से बातचीत की, क्योंकि आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा इन दिनों कोरोना संक्रमित हैं। और आपको बता दें कि बैठक के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नेपाल की शिकायत की और आरोप लगाया कि बाढ़ के हालात से निपटने में सहयोग नहीं कर रहा है। एसडीआरएफ में हमने जो अगले 395 करोड़ का जो इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस मांगा है। दूसरी बात 4000 करोड़ जो अभी लॉस हुआ है उसके लिए स्पेशल असिस्टेंस देने के लिए हमने। और वहीं केंद्र द्वारा की तरफ से 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक लगाए जाने के तृणमूल कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या देश के रक्षा उद्योग के पास इन उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौगत राय ने कहा कि भारत के स्वदेशी रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार को उचित रोड मैप बनाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री राय ने कहा कि पिछले 5 साल में देश के आयुध कारखानों की अनदेखी हुई है, उन्हें कमजोर किया गया है। सौगत राय ने कहा कि भारत में लड़ाकू जेट, पनडुब्बी और दूसरे आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के उद्योग के जरिए भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। हम अपने सभी साजो सामान अपने देश में ही निर्मित करने में सक्षम होते हैं तो देश की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा हम बचा सकते हैं, जिसका उपयोग हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लगभग 7000 से अधिक एमएसएमईज हैं, उनको बढ़ावा देने में हम कर सकते हैं। और वहीं सीपीआई ने भी आत्मनिर्भर भारत योजना पर सवाल खड़े किए हैं। CPI has been consistently arguing there should be self-reliance in production of military equipments in our own country. There is DRDO, there are public sector defense industries, ordnance factories. Government is not strengthening them. Government is dismantling them. Government has completely failed to protect our public sector defense industry. चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। सब्सिडी जो है उसका जो बजट में जो आकार है वो
बढ़ने की बजाय घट रहा है। सब्सिडी की संख्या इसलिए घट गई है कि अंडर प्रोविजनिंग किया हुआ है। किसानों को आत्मनिर्भर नहीं किया जा सकता, उनको सपोर्ट करना जरूरी है, तो इसके लिए सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। जो डायरेक्ट वाला मसला बार बार आता है, कहीं ये सब्सिडी को खत्म करने की तरफ तो जाने वाला रास्ता नहीं है। सब्सिडी को टारगेट करना आसान नहीं। देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS से कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट से नेता बने शाह फैजल ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। शाह फैजल ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शाह फैजल ने सिविल सेवा छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से पार्टी बनाई थी और पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि डॉक्टर शाह फैजल ने स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सूचित किया है कि वे राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं और वे संगठन में जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। JKPM ने शाह फैजल के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव होने तक उपाध्यक्ष फिरोज पीरजादा को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। और वहीं रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हर साल इन्वेस्टर्स समिट में MOU साइन होते हैं, करोड़ों लगाकर इन समिट में ये काम कागजी शेर बनने के लिए किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है और आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने MOU धरातल पर उतरे और कितने युवाओं को रोजगार मिला। बढ़ते हैं आगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। रिया ने याचिका में कहा है कि मीडिया ट्रायल करके उसे इस मामले में दोषी करार देते हुए उसकी बदनामी कर रहे हैं। रिया ने कहा कि पिछले 30 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक्टर आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन दोनों के मामलों पर मीडिया चुप है। उन्होंने याचिका में कहा कि बिहार सरकार ने पटना में FIR दर्ज इसीलिए की है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बिहार के लोगों के वोट भुनाने की नीयत से बिहार सरकार इस मामले में कूदी है।
मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड को बुला करके रोज उनका क्वेश्चनिंग कर रहा था और रोज रिलीज करता था कि आज 4 घंटे फलाने बैठ के गए और 5 घंटे पुराने फलाने बैठ के गए। तब तो रिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। तो इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और वहीं ईडी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से सोमवार को फिर से पूछताछ की। रिया, भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सुबह 11 बजे बलाड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। बाद में रिया और राजपूत की कारोबारी प्रबंधक श्रुति मोदी भी ईडी के दफ्तर पहुंची। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की और इन सभी चारों से 7 अगस्त को भी पूछताछ हुई थी। आपको बता दें, बाद में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। ईडी ने शौविक से अब तक करीब 22 घंटे पूछताछ की है और ईडी की पूछताछ रिया की आय, निवेश, कारोबार और पेशेवर सौदों पर केंद्रित रही। साथ ही मुंबई के खार इलाके में नवी मुंबई में रिया से संबंधित संपत्तियों, उनकी खरीद और स्वामित्व के स्रोत पर हैं। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक रिया ने अपनी आय करीब 14 से 18 लाख रुपए होने का जिक्र करते हुए आयकर रिटर्न फाइल किया था, लेकिन उनके निवेश का मूल्य कथित रूप से ज्यादा है। बढ़ते हैं आगे। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 के आपराधिक अवमानना मामले में और सुनवाई की जरूरत है, ताकि ये देखा जा सके कि न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की टिप्पणी अवमानना है या नहीं। इस मामले में आपको बता दें अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। साल 2009 में एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के 8 पूर्व चीफ जस्टिस पे उनको भ्रष्ट कहा था और पिछली सुनवाई में भूषण ने 2009 में दिए गए अपने बयान पर खेद जताया था। प्रशांत भूषण ने तहलका को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि भारत के 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थे। प्रशांत भूषण ने इस मामले में कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण दिया, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। और वहीं यूजीसी ने कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए हैं और कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यूजीसी को ही डिग्री प्रदान करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। और इस मामले की आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि परीक्षाएं नहीं कराना छात्रों के हित में नहीं है और अगर राज्य अपने मन से कार्यवाही करेंगे तो संभव है कि उनकी डिग्री मान्य नहीं हो। सुनवाई के दौरान मेहता ने कोर्ट को परीक्षाएं न कराने के महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग महाराष्ट्र और दिल्ली के हलफनामों पर अपना जवाब दाखिल करेगा और इसके लिए उसे समय दिया जाए। पीठ ने मेहता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस मामले को 14 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद प्रणब दा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट में लिखा कि इस बार अस्पताल की यात्रा एक अलग प्रक्रिया के लिए मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूं। प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले एक हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो सभी टेस्ट करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। यहाँ आपको बता दें कि मुखर्जी की उम्र 84 साल की है और ऐसे में बढ़ती उम्र के कारण भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 के बीच देश के राष्ट्रपति थे और साल 2019 में केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। वहीं बीसीसीआई को केंद्र सरकार से इस साल यूएई में आईपीएल कराने की मंजूरी मिल गई है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने ये जानकारी दी है। यूएई में आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजा, दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। सरकार ने पिछले हफ्ते बीसीसीआई को यूएई में आईपीएल कराने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी और देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीसीसीआई ने इस साल यूएई में टूर्नामेंट कराने का फैसला किया है। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान खरीद और कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा और सुझाव के लिए बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक की। इस बैठक में धान और मक्का की खरीद के संबंध में नीतियां निर्धारित की गई।
साल 2019-20 के खरीफ वर्ष में पंजीकृत किसानों को साल 2020-21 के लिए भी पंजीकृत माने जाने का निर्णय लिया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि कई और फैसले इस बैठक में लिए गए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया है और बस मालिक संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की है। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलने के कारण बस मालिकों ने अनिश्चितकाल के लिए बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से बसों का संचालन बंद है। हमारी तकरीबन 8 मांग तो ये थी, उसके अलावा कुछ जो अभी मीटिंग में चर्चा हुई 5-7 मांगें हुई थी, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने जो हमारा 3-4 जो मेन मांग है, जिसमें उन्होंने कहा कि बगल के स्टेट में वहाँ पे क्या नियम कायदे कानून है, उसकी आप कापी मेरे को दे दो, तो मैं इस पर अधिकारियों से और मंत्री और अपना सीएम साहब से चर्चा करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले को हम निपटाएंगे। ऐसा कर देखिए, कोरोना काल में आज हजारों बस, साथ में उनके कंडक्टर, उनके खलासी, ये सब पूरी तरह बेरोजगार हो गए। जब बसें चालू की सरकार के आग्रह पर, तो उन बसों में यात्री नहीं मिले। इसलिए सरकार को बस मालिकों का जो टैक्स है उसको माफ़ करना चाहिए और लोगों की सुविधा के लिए बिना टैक्स के या कम टैक्स के कैसे बसें चलाई जा सकती है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां सिंगरौली में नाबालिग जोड़े के साथ भीड़ ने बर्बरता करते हुए कई घंटे तक पेड़ से बांधे रखा। लेकिन इस मामले में पुलिस का रवैया और ज्यादा शर्मनाक था। सूचना मिलने पर मौके पर आई पुलिस नाबालिग जोड़े को थाने ले गई और कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिन्होंने नाबालिग लड़की और लड़के को पेड़ से बांधा था। जो अभी तक की जानकारी आई है उसमें केवल मां ने ही बांधा था और उसमें जो महिला पक्ष है उन्होंने किस कारण से ऐसा बांधा, तो उसके आधार पर रिपोर्ट लिखी जाएगी और आगे और कोई ऐसी बातें आती तो उसके आधार पर भी हम उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। और वहीं यूपी के सहारनपुर में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इनमें नहेड़ा खुर्द और नन्हेड़ा कला गांव के नाम शामिल हैं। इन गांवों में रहने वाले लोग अब कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। लोगों के मुताबिक फैक्ट्रियों के गंदे और जहरीले पानी की वजह से हिंडन नदी का पानी जानलेवा हो गया है और यही वजह है कि हिंडन नदी का पानी पीने वाले कई लोग अब बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इस समस्या के समाधान के लिए वे अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वादों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल पाया है। ये 2-3 गांव जो आते हैं हिंडन नदी के किनारे वाले, यहाँ पे पानी की समस्या है। इसकी हमने समय समय पर पानी की जांच लखनऊ से भी कराई है, उसमें उसको पानी को पीने योग्य नहीं बताया। वहाँ के गांव वालों का कहना है कि यहाँ से मरीज़ हमारे बीमार होते हैं, कैंसर के मरीज हो जाते हैं। वास्तव में पानी तो पीने योग्य है नहीं, तो इसलिए हमने जो रिपोर्ट थी नलकूप विभाग को दे दी थी और वो लोग अपना वहाँ पे टंकी वगैरह बना रहे हैं। और हम समय समय पे मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं और चिन्हित करते रहते हैं कि कौन सा मरीज़ कहाँ इलाज करा रहा है, उसकी हम रिपोर्ट शासन को भेजते रहते हैं। हमारे गांव के पास नन्हेड़ा खुर्द और कला के इंधन नदी गुजर रही है। इसका पानी इतना दूषित हो गया, जो ऊपरली फैक्ट्रियों का, मिल का, डिस्टिलरियों का पानी डाल रहे और जो सरकारी हैंडपंप लगे हुए हैं इनका पानी इतना दूषित हो गया लोग पीने से। इसमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी, चर्म रोग और लोग काफ़ी मर रहे। सरकार इन्हें देख रही, प्रतिनिधियों से भी, उच्च अधिकारियों से भी गुर्रा लगाई कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है और टंकी को। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि इससे चीनी कंपनियों को पैसा मिलेगा और ये साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था कि स्मॉग टावर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली का वायु प्रदूषण घटाने के लिए जनवरी में केंद्र और दिल्ली सरकार को 3 महीने के भीतर आनंद विहार में स्मॉग टावर लगाने का आदेश दिया था। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।